और कृपा करके आपके जो भी मैसेज हो वो डाल रखिए, अगर कोई क्वेश्चन हो आपके रिगार्डिंग इस पॉइंट को, तो हम बाद में पढ़ के उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे, राइट। और यस, शुरू में रिकॉर्ड 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 स्टार्ट किया है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेज आ गए, 10 मैसेज आ गए रिकॉर्डिंग के ऊपर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया दोस्तों। वापस मैं वही दोहराता हूँ कि 10-12 साल से हेल्थ केयर वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ, और न्यूट्रिशियंस और सप्लीमेंट के साथ हम बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग डिसीज फ्री हो चुके हैं। लेकिन एक्चुअली हमारा मकसद है वो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, यानी कि आयुर्वेदा में और संस्कृत में कहा जाता है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि डिसीज आने से पहले हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रखे, अच्छी तरह से ठीक रखे, ताकि हमारे शरीर में डिसीज ना आ जाए, राइट। यही चीज होती है। खास करके आज का टॉपिक था एज पर डिमांड कि कैंसर काउंसलिंग कैसा करे, वो टीचिंग होना चाहिए, और ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होना चाहिए। यानी कि आपके पास ऐसी कोई केस या कोई पेशेंट ऐसा आ जाए, और आपको ऐसा कोई कॉल आ जाए, तो आप उनको अच्छी तरह से सलाह दें, उनको अच्छी तरह से एडवाइस दें, आप उनके काउंसलर बन जाए, ताकि एकनाथ कुमार या और कोई आपके अपलाइन सीनियर उनके साथ अभी बात नहीं हुई या आप कंफ्यूजन हो, तो भी आप आपके लेवल पे उनको मदद करे, और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, राइट। यही मकसद रहेगा। कोशिश करेंगे जो चीजें है बता रहा हूँ, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है नोट करके रखिए, आपके काम आएगी, और जो भी होगा सही डायरेक्शन में हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। कुछ मेडिकल लाइन के लोग हैं तो इस चीज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कुछ क्रिटिकल लैंग्वेज में हम नहीं जाएंगे, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, राइट। तो दोस्तों, एक कैंसर वर्ड को थोड़ा साइड में रखते हैं, और हम सोचते हैं कि हमें करना क्या है पहले, राइट। तो पहली चीज है, वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस बिल्ड कर रहे, और हमारा सोचने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए, राइट। अभी जाने अनजाने में हमें पता नहीं होता, लेकिन सोचने का तरीका कहीं ना कहीं गलत हो जाता है जब हम बिजनेस करने की बात करते हैं। और कहाँ पे गलत हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो अगर आपने सीडी सुनी होगी, इन भावों का फल क्या होगा, राइट। तो उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई कि आपका भाव क्या है, आपके अंतर्मन का विचार क्या है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। तो ऐसा ना लगे कि कोई अभी कैंसर के ऊपर हम मुझे ज्ञान थोड़ा सा आ गया है, उसको क्या बताना है वो ठीक हो जाएगा, ये सारी चीज आ गई, तो मेरे सामने ऐसा थॉट ना डेवलप हो जाए मेरे दिमाग के अंदर कि कहीं ना कहीं बहुत सारे पेशेंट्स मुझे अगर कैंसर के मिल जाएंगे तो मेरा पीवी बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा वैल्यूम बढ़ेगा, तो मेरा बोनस आ जाएगा। यानी कि हमारा बोनस बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को कैंसर होना चाहिए, ये थॉट अगर हमारे मन में आया तो ये स्पेशली रॉन्ग थॉट है, गलत विचार है। तो ऐसा कभी ना थॉट आए हमारे मन में। और हम प्रार्थना भी करते हैं कि भूल से भी कोई भूल ना हो, जब हम वो प्रार्थना चलाते हैं कोई भी फंक्शन के अंदर। तो वो इम्पोर्टेंट चीज होती है हमेशा इस लाइन में काम करते समय, इस बिजनेस में काम करते समय, कि हमारे मन में ऐसा थॉट ना है कि मुझे 2-4 कैंसर के पेशेंट मिल जाएगा ना तो इस महीने बिजनेस बढ़ जाएगा। ये तो पूरा गलत हो गया ना। ये मतलब हमारा इंटेंशन ही गलत हो गया। किसी को कैंसर हो जाए और मेरा पीवी बढ़ जाए, मेरा डेवलपमेंट बिजनेस डेवलप हो जाए, मेरा क्वालिफिकेशन हो जाए, ऐसा अगर आया ना तो उसी को उसी टाइम पे आना स्वाभाविक है किसी ना किसी के मन में, लेकिन उसी टाइम पे उसको करेक्ट करना, सॉरी 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 कैंसर नहीं कर सकते हम ऐसा विचार, सब लोग ठीक रहे, किसी को कैंसर ना हो, राइट। तो ये गलत चीज को इमीडिएट आपको ठीक करना है, क्योंकि जो बोएंगे वो चीज हमें वैसे वापस मिलती है। तो हमें गलती से भी ये गलती नहीं करनी है। मेरे हाथ जोड़ के सबके सबके लिए रिक्वेस्ट है, हमारा इंटेंशन, हमारा उद्देश्य बहुत पवित्र होना चाहिए। जैसे हमारे मेंटोर गुरु एसपी भालिल सर बोलते हैं, हमारा इंटेंशन बहुत पवित्र होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और नीट होना चाहिए, तब जाके हम कुछ जिंदगी में कर पाएंगे और दूर तक चले जाएंगे, राइट। तो ये चीज है हमारी, इसलिए हम बता रहे हैं कि हम ऑलवेज प्रिवेंशन के ऊपर बात करते हैं, राइट। तो ये चीज है। जब भी हम कोई पेशेंट आता है, तो अभी मैं टॉपिक पे आता हूँ, राइट। बाद में बहुत 10 मिनट का ये सेशन है, 10 से 15 मिनट का, लेकिन बाद में कुछ सवाल होंगे तो उसको लेके बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन हो जाएगी, आई थिंक तो अगर किसी को होगे तो, राइट। तो देखो दोस्तों, जब कैंसर आज के दिन में इसके ऊपर काउंसलिंग होना या इस टॉपिक को छेड़ना, इस टॉपिक को टच करना
इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इंडिया के अंदर तो मतलब अभी कोरोना कोविड के लेके चिंता है, वो तो है ही है, वायरस है और डेंजर है, ह्यूमन हेल्थ पूरी दुनिया की खतरे में आ चुके हैं, उसको हम ना नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसे डिसीज है जिसके हम लड़ रहे हैं और उसके ऊपर हमें कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना होगा, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा, राइट। तो ये देखा जाए तो बहुत सालों से इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश किया जाए जा रही है, लेकिन ये डिसीज नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें पहला हमारा लाइफस्टाइल को करेक्ट करना होगा। यस, और वो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से जाएगा। कहीं ना कहीं आवाज किसी का आ रहा है, तो आई थिंक सो दोनों का ही माइक ऑन है, पवार सर और कांचन मैम, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ से ये आवाज आ रही है। यस, पवार सर आपके यहाँ से आ रही है आवाज? नहीं सर, आई एम क्लियर विथ मी। कांचन मैम? नहीं सर, मेरे यहाँ से भी नहीं। ठीक है, ओके। तो चलो, आएगी तो हम म्यूट मोड पे रखेंगे, लेकिन हाँ, हम थे तो हमारे लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं करेक्ट करना होगा, और जो चीजें हमें बताते हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मैं पहले चीज को बताता हूँ कि हमारे लाइफस्टाइल को क्या करना है। लाइफस्टाइल का एक ही चीज है कि आयुर्वेदा के हिसाब से हमें लाइफस्टाइल चाहिए, जो हम हेल्थ और वेलनेस प्रेजेंटेशन में भी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एसिडिक फूड को अवॉइड करना है, और कई गलत हैबिट की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एसिड बन जाता है, वो हैबिट को भी चेंज करना है, राइट। इसके लिए इसको लेते हुए हमने 2-3 चीजें बताई थी कि जो टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट को लेके, ये प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, बाद में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको किस लाइन में बात करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे टेस्ट होते हैं, 6 टाइप के टेस्ट होते हैं। स्वीट होता है, साल्टी होता है, अस्टांजेंट होता है, पंजेंट होता है, राइट, बिटर, राइट। वो 6 टाइप के टेस्ट होते हैं अलग अलग। तो उसमें मीठा जो होता है, स्वीट टेस्ट होता है, वो पहले खाना चाहिए, उसके बारे में आप बात कीजिए, और आप उस व्यक्ति को जरूर बताइए, राइट। इस व्यक्ति को जरूर बताइए, क्योंकि उसको बताना बहुत जरूरी है। क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि उसको लेके हुए उसके बॉडी में कुछ ना कुछ पहले गलती हो चुकी है। तो हर एक इंसान को आप सलाह दीजिए कि स्वीट पहले खाए, स्वीट बाद में खाएंगे ना तो बॉडी एसिडिक बन जाती है। और मैं बताता हूँ आपको, मैं शायद आपका दोनों का माइक थोड़ा म्यूट मोड पे रखता हूँ। एक पवार सर, आपके यहाँ से आवाज आ रही है तो आपको म्यूट रखता हूँ, राइट, तो आवाज नहीं आएगी। यस। तो पहली चीज है कि कैंसर उस बॉडी के अंदर आ जाता है जिसके बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जिस बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उस बॉडी के अंदर कैंसर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज है, जिस बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, उसके बॉडी के अंदर कैंसर आने के चांसेस ज्यादा है, राइट। अभी ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी डिपेंड है आपके बॉडी का स्टेट क्या होगा, एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा। अगर आपके बॉडी का स्टेट एसिडिक होगा तो डेफिनेटली उस बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी ही होगी, राइट। और इस थ्योरी को लेके बहुत बड़ा रिसर्च किया है हमारे डॉक्टर ओटो एच वार्बर्ग, जिनको उस रिसर्च के लिए, उस थ्योरी के लिए नोबेल अवार्ड भी मिला है 1931 में। 1931 में उनको नोबेल अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो उसको मैं थोड़ा सा स्लाइड दिखाता हूँ आपको कि वो मेरे पास होगा, तो एक जस्ट 1 मिनट। यस, ये है डॉक्टर ओटो एच वार्बर्ग, और उन्होंने उसका टाइटल ही है द रूट कॉज ऑफ कैंसर, राइट। द रूट कॉज ऑफ कैंसर क्या है, उसके बारे में अगर उन्होंने लिखा है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो एक स्लाइड में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैंसर क्या है और कैंसर काउंसलिंग क्या होना चाहिए। और ये स्लाइड ने मुझे बहुत मदद की है शुरू से, हर एक पेशेंट को। सॉरी, कोई ड्राइंग अच्छा कर रहा है तो उनको थोड़ा बंद करता हूँ मैं। यस, अभी बंद किया, अभी ड्राइंग आप नहीं कर सकते, तो थैंक यू सो मच। तो इसमें क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर ओटो एच वार्बर्ग
Dr. Warburg has devoted his life to study the causes of cancer. यानी कि डॉक्टर ओटो एच वार्बर्ग ने अपना पूरा लाइफ लगा दिया है रूट कॉज ऑफ कैंसर ढूंढने के लिए। किस तरह से कैंसर कॉजेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, बन जाते हैं, उसके लिए पूरा लाइफ उन्होंने लगा दिया। और तकरीबन 32 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक पैराग्राफ की थ्योरी लिखी और इस थ्योरी के लिए उनको नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। राइट, तो उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम देखेंगे। ऑल नॉर्मल सेल हैव एन एब्सोल्युटली रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन। कोई भी नॉर्मल सेल को सच में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता ही होता है, तभी वो जिंदा रहेगी। राइट, लेकिन उन्होंने आगे भी एक सेंटेंस लिखा है, बट कैंसर सेल्स कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। मतलब हम जो बोलते हैं ना कि कोई भी नियम को एक अपवाद होता है, मराठी में हम बोलते हैं कोई भी नियम को एक अपवाद होता है, तो रूल विदाउट एक्सपेक्टेशन एक्सप्रेशन क्या लिखा है, बट कैंसर सेल कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। यानी कि एक बॉडी के अंदर कैंसर सेल ऐसा एकमात्र सेल है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं लगती है जिंदा रहने के लिए। राइट, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी सारे सेल मर जाते हैं विदाउट ऑक्सीजन, बट कैंसर सेल खुद सरवाइव करता है। और उसके बाद उसका और एक तकलीफ ये है कि कोई भी कैंसर सेल विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करता है और उसके बाद वो खुद को मल्टीप्लाई करता है। यानी कि एक सेल से 10 फिर 20 फिर 100 1000 लाखों सेल करोड़ों सेल बन जाएंगे और उसका ट्यूमर में भी कन्वर्जन हो सकता है। राइट, तो ये भी एक चैलेंज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में या कैंसर बनने में। राइट, तो उन्होंने आगे के पैराग्राफ में क्या लिखा है, deprive a cell 35% of its oxygen for 48 hours and it may become a cancerous। मतलब कोई भी एक सेल को 35% ऑक्सीजन अगर 48 घंटे तक नहीं मिला, 35% ऑक्सीजन अगर 48 घंटे तक नहीं मिला तो वो कैंसरस हो सकता है, यानी कि कैंसर के अंदर वो कन्वर्ट हो सकता है। तो वो एक चीज है। इसलिए डॉक्टर वार्बर्ग आगे बताते हैं, वार्बर्ग हैज मेड इट क्लियर दैट द रूट कॉज ऑफ कैंसर इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना कोई भी सेल के अंदर या बॉडी के अंदर, वही सबसे बड़ा एक कारण है कैंसर बनने का। राइट, तो उसके आगे विच क्रिएट्स एन एसिडिक स्टेट इन द ह्यूमन बॉडी। अभी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कौन से बॉडी में बनती है? जो बॉडी एसिडिक बन गई है उस बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई होगी। राइट, तो डॉक्टर वार्बर्ग आल्सो डिस्कवर्ड दैट कैंसर सेल आर एनारोबिक, ओके, डू नॉट ब्रेथ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कभी नहीं लेती अंदर, कभी ऑक्सीजन तो कैंसर का सबसे बड़ा इनिमी है, शत्रु है। राइट, तो वो कभी वो ऑब्जर्व नहीं करती एंड कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी तरह से है और ऑक्सीजन हाई लेवल पे सर्वाइव हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो कैंसर सेल जिंदा रहने का कोई कारण ही नहीं, कैंसर तो रह ही नहीं सकता बॉडी के अंदर। राइट, इतना सिंपल सा थ्योरी उन्होंने बनाया है। एज फाउंड इन अल्कलाइन स्टेट, मतलब ऑक्सीजन का सर्वाइव कहाँ होगा, ऑक्सीजन की मात्रा हाई लेवल पे कहाँ रहेगी अगर हमारा बॉडी अल्कलाइन स्टेट पे रहेगा। राइट, तो ये सिंपल सी थ्योरी बताई है। और आज तक मेरे करियर में जितने भी लोग आए हैं कैंसर के पेशेंट, एनी टाइप ऑफ कैंसर, वो लंग्स कैंसर हो, वो हार्ट कैंसर हो, वो थ्रोट कैंसर हो, फूड पाइप कैंसर हो, यूट्रस कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, बोन कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, एनी टाइप ऑफ कैंसर, देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ कैंसर। राइट, तो हजारों टाइप्स के कैंसर के टाइप्स है वहां पे। लेकिन उसका रूट कॉज देखा जाए तो ये है, एक तो वो बॉडी का स्टेट एसिडिक होता है, या उस पार्ट में एसिडिटी ज्यादा हो, या उस पार्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो वहां पे तकलीफ होती है। तो हम देख रहे हैं कि रूट कॉज क्या है। राइट, तो सिंपली में जब लोग उससे बात करते हैं, ये कुछ पंच लाइन हो गए तो आप नोट करके रखिए। कोई पेशेंट्स बात करता है, कोई उनके घर का डिसीजन मेकर होता है, उसका केयर टेकर होता है। राइट, तो मैं उनको एक पहली बात बोलता हूँ कि सारी चीजें सुन लेता हूँ, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, उनका हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजें सुन लेता हूँ। और उनको सिंपल लैंग्वेज में एक चीज मैं बताता हूँ कि देखो साहब, आप कैंसर के ऊपर चिंता कर रहे हो, बट कैंसर इज नॉट अ प्रॉब्लम।
कैंसर प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी इज द प्रॉब्लम। राइट, इस स्टेटमेंट को आप सही तरह से ढंग से सुन लीजिए कि बॉडी इज द प्रॉब्लम, कैंसर इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि कैंसर बनाया किसने? बॉडी ने बनाया। राइट, तो यहाँ से हमारा काउंसलिंग का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि सामने वाले को वो पता चलता है कि यस ये बोल रहे हैं, कुछ सच बोल रहे हैं और सही लाइन में बोल रहे हैं। तो हम वहाँ पे उनको मेडिकल लैंग्वेज में नहीं, लेकिन एक ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बताते हैं कि बात आसानी से समझ में आ जाए। राइट, तो इसको कैसे बताना है? राइट, तो इसको अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ मैं लेकिन बताना चाहूंगा, आप समझ लीजिए। राइट, तो कांचन में मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर, बिल्कुल। ओके प्लीज ओके, कंटिन्यू। बीच बीच में पूछता रहूंगा, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे नेटवर्क बहुत हाई है, तो बीच बीच में मैं गायब हो जाता हूँ, इसलिए मैंने आपको ऑन मोड पे रखा हुआ है। ओके, यस तो सर। आपका कोऑपरेशन बहुत यस इम्पोर्टेंट सर। है। या तो हम यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो जाता है कि साहब बॉडी इज द प्रॉब्लम, कैंसर इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों? तो देखो, कैंसर बनाया किसने? ऑब्वियसली बॉडी ने बनाया। राइट, तो कैंसर जो हुआ है कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर, वो बॉडी ने किया हुआ कार्य है, काम है बॉडी ने किया हुआ, है ना? तो एक कार्य किया है, कैंसर का ट्यूमर बना है या कैंसर बॉडी के अंदर हुआ है, ब्लड बोन कैंसर हुआ, एनी टाइप कौन सा भी कैंसर हो, तो वो कार्य किया है। अभी कार्य कौन करता है? वो करता करता है। राइट, जो कैंसर का ट्यूमर बना या गांठ बनी, कोई भी तकलीफ हुई या मेटास्टिक जो भी है, तो वो किया बॉडी ने, तो बॉडी करता है, और कैंसर है वो कार्य है। राइट, जब ये कर्ता कार्य करता है, राइट, कर्ता जब कार्य करता है तो कोई ना कोई रीजन तो होता है, करते करता जो होता है ना उसको पुश करता है कि ये जाके कार्य कर, ये जाके कार्य कर। राइट, कर्ता विदाउट रीजन कोई काम नहीं करता। राइट, इसको अगर हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको कर्ता ही बोलेंगे ना कांचन मैम, उसको हिंदी में मुझे वर्ड मालूम नहीं है। राइट, यस। कार्य करने वाला जो होता है ना, करता ही होता है। राइट, तो वो जो होता है कार्य करने वाला, उसको कोई ना कोई रीजन होता है, उसके वजह से वो कार्य करता है। तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसा रीजन है जो बॉडी को पुश कर रहा है, बॉडी को मजबूर कर रहा है कि वो कैंसर बनाए। राइट, और हम ट्रीटमेंट कहाँ पे लेना स्टार्ट कर देते हैं? कैंसर के ऊपर। तो कैंसर के ऊपर जब ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हम सिम्टोमेटिक लेवल पे जाके काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तकलीफ है, यहाँ पे तकलीफ है, तो उसको एक तो रिमूव करो ऑपरेशन करके, केमो रेडिएशन करके करो, या कोई मेडिसिन जो भी अवेलेबिलिटी हो, या डॉक्टर को सलाह, एंकोलॉजिस्ट हो, जो भी हॉस्पिटल हो, उनका सलाह लेके काम करते। तो वो गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। दिस इज द राइट ट्रीटमेंट, वो करना चाहिए, डॉक्टर को सलाह से करना चाहिए, क्योंकि कोई भी डेंजर चीज हो सकती है, क्योंकि आजकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है, तो उसका सपोर्ट तो लेना ही चाहिए, उसको अवॉइड हम नहीं कर सकते। बट हमें कहीं ना कहीं एज अ वेलनेस इंडस्ट्री में हम कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना होगा। राइट, इस चीज को जानना होगा कि विदाउट रीजन कोई कार्य नहीं होता। तो कैंसर की भी बॉडी ने किया है, क्रिएट किया है, तो बॉडी को भी कोई ना कोई रीजन होगा जो उसको पुश कर रहा है जाके कैंसर बना। राइट, तो रीजन मैं बता रहा हूँ आपको कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिडिक स्टेट ऑफ बॉडी। तो बॉडी का पीएच लेवल या जो भी बॉडी के पार्ट्स हो जहाँ पे हुआ, कहीं ना कहीं उसका एसिड का मात्रा बढ़ा और कैंसर बन गया। उसके बाद कैंसर होने के लिए बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट का कम होना खाने के अंदर, ये सारी चीजें भी मायने रखती है। राइट, गलत खाना, गलत हैबिट, कोई भी जैसे टोबैको हो या ड्रिंक हो या अल्कोहल हो या स्मोकिंग या कोई भी और कोई गलत चीजें है, तो उसका अति सेवन होना वो भी हमारे लिए खतरा हो जाता है, और वो भी एक रीजन बन जाता है। बट आफ्टर ऑल वो जीत जाके ज्यादा आप अल्कोहल लेंगे या ज्यादा आप टोबैको या जो भी स्मोकिंग या ज्यादा कोई गलत चीजें करेंगे, तब भी बॉडी एसिडिक हो जाएगी, वही पार्ट एसिडिक हो जाएगा और वहां पे कैंसर क्रिएट हो जाएगा। राइट, तो जैसे स्मोकिंग करने वालों को लंग्स कैंसर की डिसीज बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। राइट, तो क्यों? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, फिर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी क्रिएट होती है, फिर उस सेल को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है, फिर वो सेल कहीं ना कहीं कैंसर में कन्वर्ट भी हो सकता है। राइट, तो ये सारी चीजें हैं कैंसर बनने के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
इसलिए मैं हमें जो बताते हैं वेलनेस, खास करके हमने जो फॉर्मेट बनाया है वेलनेस काउंसलिंग का, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ द लाइफ एंड दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ। और वहाँ पे हम एक फॉर्मूला बताते हैं आयुर्वेदा का, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आज भी चलेगा, 10 साल के बाद भी चलेगा, 100 साल के बाद भी चलेगा, 1000, 2000, 5000 साल के बाद भी वो फॉर्मूला जैसा है वैसा ही चलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। राइट, इसलिए आपको हमेशा बताते हैं कि इसको आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो, क्योंकि लोगों को सामने आप सच प्रेजेंट कर रहे हो। और सच बोलने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, सच बोलने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, सच बोलने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लो होने की जरूरत नहीं है। राइट, इसलिए वो फॉर्मूला है सेल, यानी कि कोशिका। राइट, कोशिका हमारा बीज है और एक सेल से ये हमारा बॉडी बना है। तो ह्यूमन बॉडी इज द बंडल ऑफ सेल। इंसान का शरीर ये सब एक बंडल है सेल का। अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग सेल काम करेंगे। हार्ट के सेल्स अलग होंगे, लंग्स के सेल अलग होंगे, उनका काम अलग होगा, ब्रेन के सेल अलग होंगे, आंखों के सेल अलग होंगे, आंत के सेल अलग होंगे, लेकिन सेल ही है ना पूरी तरह से। बालों से लेके पैर के नाखून तक सारे सेल ही काम कर रहे हैं। तो ट्रिलियन सेल्स का एक बंडल है हमारा ह्यूमन बॉडी। तो ये बना किससे? एक सेल से बना। और इस सेल का जो मटेरियल है, वापस आपको बोलेंगे कि ये तो हम आपने 100 बार हमें बताया है, तो यही कैंसर काउंसलिंग है और क्या है। राइट, और क्या है जो मैं जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इतना सच है वो चीज कि देखो वो सेल का मटेरियल है वात पित्त कफ। वात पित्त कफ के कण से हमारा एक सेल बना और सेल से बॉडी बनी। राइट, जब हम अभी एसिडिक बॉडी का बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पित्त प्रकृति बढ़ गया। पित्त यानी क्या? एसिड। राइट, अम्ल। राइट, तो अगर आपकी बॉडी पित्त प्रकृति हो गई है तो किसी किसी को ऐसा लगता है कि मुझे तो पित्त का कोई सा तकलीफ ही नहीं होता, तो क्या करें, मेरी बॉडी कैसे एसिडिक हुई? बॉडी पेट के अंदर एसिड बढ़ गया तो लिवर के अंदर एसिड बढ़ गया तो आपको तकलीफ होगी। राइट, मुंह में छाले आएंगे, डकार आएंगे, ये सारी पाचन आपका ठीक नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएंगे। राइट, ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन पित्त यानी कि आपका बॉडी के अंदर वो पेट के अंदर खराब होना ही पित्त नहीं है। ब्लड के अंदर आपका एसिड पीएच लेवल एसिडिक होना भी एक पित्त प्रकृति है। तो उसको थोड़ा सा आपको डिफाइन करना होगा कि पित्त प्रकृति अगर आपकी बढ़ जाएगी तो कैंसर आने के चांसेस ज्यादा है। आप इस चीज को ध्यान दीजिए। इसलिए हम बोलते, जो हमने लाइफस्टाइल लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा एक सोशल वर्क भी है, एक ह्यूमन बीइंग भी है, कि लोगों की लाइफस्टाइल हम चेंज कर रहे हैं। बिकॉज बॉडी इज द प्रॉब्लम, डिसीज इज द नॉट अ प्रॉब्लम। राइट, और फिर पित्त प्रकृति बढ़ जाएगी तो कैंसर ही होगा क्या? बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं, डायबिटीज भी हो सकता है, आपको आर्थराइटिस हो सकता है, पाइल्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं। राइट, अलग अलग डिसीज हो जाएंगे, आपका ओबेसिटी भी हो जाएगा, आपके बोन्स को भी तकलीफ हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। राइट, ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस है, लिवर खराब हो, लिवर सोराइसिस होने के चांसेस है, अल्सर, कोलाइटिस। राइट, बहुत सारी बीमारीज है, तो सोराइसिस। राइट, स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये सारी चीजें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैंसर भी ऐसे ही आज तक जो चीजें हमें स्टडी के अंदर मिल रही है, आप नेट पे जाके भी देखो, बहुत सारे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट लोगों की स्टडी में भी दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कैंसर के जो मरीज मिलते हैं वो एसिडिक बॉडी के ही मिलते हैं, यानी कि पित्त प्रकृति के मिलते हैं। राइट, तो स्पेशली अगर हम ऐसे बोलेंगे कि कैंसर ये पित्त प्रकृति का बीमारी है तो वो गलत भी नहीं होगा। राइट, तो वो चीज को लेके हमें जो लाइफस्टाइल बताते हैं कि स्वीट पहले खाना है, फिर ब्लैक टी आपको पीना है, बिकॉज ब्लैक टी यानी कि एसिडिक है क्या? चाय तो एसिडिक स्टेट में ही आता है, लेकिन ब्लैक टी पीने का एक बेनिफिट ज्यादा ऐसा है कि ब्लैक टी के अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहता है, और ब्लैक टी के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है, तो कैंसर को बनने नहीं देगी। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी वो कम करेगी। राइट, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है, और फैट लेवल को भी मैनेज करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी वो मैनेज करती है, स्किन को भी अच्छा है। और उस वहां से हमारे दिन की शुरुआत हो जाए तो दिन का स्टार्ट भी हेल्दी हो जाएगा। राइट, वो एक चीज है। उसके बाद हम बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सुबह एसिड सिर्फ वो एसिडिक फूड खाने से ही नहीं होगा, हमारे गलत हैबिट से भी बॉडी एसिडिक हो जाएगी।
तो आपने स्वीट तो पहला खाना स्टार्ट दिया होगा, स्वीट कभी एंड में मत खाओ, वो गलत होगा। खाना है तो शुरू में खाओ। फिर चाय के बारे में मैंने बात बताई, फिर ब्रेकफास्ट के बारे में हम बात करते हैं। 3 स्टाइल लाइफ स्टाइल तो हम 100% वेलनेस काउंसलिंग में बताते हैं, और बताना बहुत जरूरी है। और कोई भी पेशेंट हो, नॉट ओनली अबाउट द कैंसर बट एनी टाइप ऑफ डिसीज, जब भी आप किसी को सप्लीमेंट रिकमेंड करते हो तो ये 3 चीजें बताइए, ताकि उनको रिजल्ट फास्ट मिले। राइट, हमारे टीम में भी देखा जाए और हमारे बहुत सारे लीडर्स लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं, तो फास्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके जो इफेक्ट होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, सप्लीमेंट खाते हैं लोग और दूध का चाय पीते हैं, तो एक तरफ से घर साफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वापस घर में कचरा डाल रहे हैं, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा ना, वो तो तकलीफ हो जाएगी ना। क्योंकि इसके लिए डिटॉक्स करते हैं और वापस बॉडी के अंदर कचरा डाल देते हैं, तो वो भी आपको क्लियर करना है, और ये कैंसर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो वो चीज है, जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर पित्त बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो हमारा जठराग्नि भी जाग जाता है, हमारे एंजाइम्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो वो उसको अगर कुछ खाने के लिए नहीं दिया हमने, उसको कुछ काम नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर जाके अटैक होगा उसका। इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए हम। राइट, तो ये चीज। और शाम का जो सूरज ढलने का टाइम होता है, वो भी अग्नि का टाइम होता है, वहां पे भी हमें भूख लगती है। राइट, दोपहर को कितना भी खाना खाओ, लेकिन 6 बजे के टाइम पे आपको, 5:30, 6, 7 बजे के टाइम पे आपको कुछ ना कुछ खाने का मन होगा। ये आपका हैबिट नहीं है, ये एक बोलते हैं ना हम क्या, एक स्पेशलिटी है इंसान के शरीर की। क्योंकि जब सूरज ढलता है तो अग्नि अग्नि बुझने का टाइम होता है, और जब अग्नि बुझ जाता है उस टाइम पे, बुझने के टाइम पे वो ज्यादा ज्वलन होता है, जो मतलब क्या, उसका एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, तो वहां पे भी एंजाइम्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है, तो मुझे कुछ खाना चाहिए, भूख लगी है, या उस तरह के आपको सिग्नल आना स्टार्ट हो जाता है। राइट, तो उस टाइम पे भी हम कुछ ना कुछ खाते हैं। राइट, लेकिन हमारा हमारा स्पेशली देखा जाए तो इंडिया के अंदर लाइफस्टाइल क्या है, यहाँ पे बहुत सारे अलग कंट्री से भी लोग होंगे, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे सुबह चाय पीते हैं दूध का, और शाम को भी उसी टाइम पे दूध का चाय पीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ ये गलत होता है। राइट, हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये गलत हो रहा है कि अग्नि के टाइम पे हम बॉडी के अंदर एसिड डाल रहे हैं। राइट, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर ब्लैक टी पियो, अगर ब्लैक टी आपको ठीक नहीं लगता है, तो ज्ञानरमा कॉफी इज ऑसम, सुपर, क्योंकि उसके अंदर ज्ञानरमा भी है, जो आयुर्वेदा का राजा है, और किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है, और कॉफी के कुछ बेनिफिट्स है। तो 2 कप कॉफी सुबह और शाम को भी पियेंगे तो भी बेटर होगा। राइट, ये तो हमने बताया आपके लाइफस्टाइल के बारे में। राइट, अभी अगर कोई कैंसर पेशेंट आपके साथ आया है, आपके पास आया है, और ही वांट टू टेक एडवाइस, आपके पास से कुछ एडवाइस चाहता है, या आपके पास से कुछ वो होप्स है कि आप कुछ मदद करोगे, तो क्या मदद कर सकते हो? राइट, तो सप्लीमेंट को थोड़ा साइड में रखते हैं, हम पहला प्रोसेस को देखते हैं। प्रोसेस क्या होती है, हम पहला बॉडी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कैंसर को ठीक करने का आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, ना आपको कुछ मालूम है, ना वी आर नॉट अ डॉक्टर, हमें कोई डॉक्टर बनाने का भी नहीं है और बनने का भी नहीं है। बट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं आवाज कहीं से आती रहती है, तो जस्ट 1 सेक। हाँ, पवार सर, मैंने आपको अनम्यूट रखा है, आपका माइक ऑन कर सकते हैं पवार सर। मच्छिंद्र पवार सर, आपका माइक ऑन कर सकते हैं आप। ओके, हाँ यस यस सर, मेरा साउंड क्लियर है? हाँ ठीक ओके, तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम
हाँ, मेरा आवाज आ रहा है पवार सर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्योंकि बीच बीच में अच्छा सर मैं आपको भी अनम्यूट रखता हूँ। यस सर, आपका माइक ऑन कर सकते हैं आठवले सर। तो हम पहला पहला चीज ये करेंगे कि बॉडी के ऊपर फोकस करेंगे। बॉडी को क्या करना है? क्लीन करना है ना? यानी कि बॉडी के अंदर के जितना भी टॉक्सिसिटी है बाहर जाना है। कैंसर कोई भी हो चिंता मत कीजिए, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट द कैंसर, हम बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं। वो वहां पे ए बी सी रूल लागू होता है। ए यानी प्रोडक्ट, बी यानी बॉडी, और सी यानी वो कैंसर या कोई भी डिसीज हो, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट द डिसीज, हम बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं और बॉडी ट्रीट करेगी कोई भी डिसीज को या कोई भी कैंसर या एनी टाइप ऑफ डिसीज। तो हम बॉडी को ट्रीट करने के लिए क्या दे सकते हैं? फूड दे सकते हैं, राइट? इसलिए हमें पहले क्या करना होगा? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी को पहला डिटॉक्स करना होगा, क्लीन करना होगा, राइट? क्या कैसा क्लीन करना है? बॉडी का एसिड निकालेंगे, बॉडी का जो भी अनवांटेड मटेरियल वो बाहर निकालेंगे। कहाँ से निकलेगा? वो स्टूल से निकलेगा, टॉयलेट से निकलेगा, यूरिन से निकलेगा, पसीने से निकलेगा, आंखों की गंदगी से निकलेगा, बलगम से बाहर निकलेगा, राइट? तो ये सारी चीजें है, प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन के, और यही से हमारा एग्जिट हो जाएगा वो जो भी टॉक्सिन से। दूसरा है नरिशमेंट। नरिशमेंट यानी क्या? न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन का सप्लाई करके बॉडी का पोषण करना, बॉडी को नरिश करना, राइट? और उसके लिए फूड ही चीज चाहिए। अभी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो हर्ब लगते हैं वो हमारे पास है। कैंसर कैसे ठीक हो रहा है? एकनाथ कुंभार से ठीक हो रहा है। अगर वो मैं चीज खुद को बोलूं कि मेरे वजह से कैंसर ठीक हो रहा है, तो स्पेशली ये गलत होगा, राइट? ये वी आर द मीडिया ओनली, हम सिर्फ एक मीडिया है, वो सप्लीमेंट उनके मुंह में डालने के लिए। कैंसर तो वो बॉडी ठीक कर रही है, राइट? सप्लीमेंट जाके बॉडी को ठीक कर रही है और बॉडी कैंसर को ठीक कर रही है। तो यू कैन ऑल्सो काउंसलिंग कर सकते हैं आप हर एक पेशेंट का। तो हाँ, उसके लिए मैंने अभी अलग अलग चीजें थी कि इसको कितना सप्लीमेंट दो, उसको कितना सप्लीमेंट दो, वो भी चीज मैं आपको क्लियर करूंगा अगले 10 मिनट के अंदर। तो पहला डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास है? पहला डिटॉक्स फुट पैच, तो कोई भी कैंसर पेशेंट को फुट पैच देना अनिवार्य है। दूसरा है गैनोडर्मा, इज द बेस्ट डिटॉक्सिफायर। गैनोडर्मा के अंदर बहुत ऐसे कंटेंट है जो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं हर एक लेवल को। मैं तो ये बताऊंगा कि हर एक सेल से बॉडी को डिटॉक्स करने की ताकत रखता है गैनोडर्मा। उसके बाद कर्क्यूमिन, द बेस्ट प्रोडक्ट, राइट? आंवला है, अभी एक बेस्ट प्रोडक्ट ऐड हुआ है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन गैनोडर्मा के साथ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, वो है सीबैक्ट्रॉन, राइट? जितने जितने कैंसर पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया है तो पहला मेरा गैनोडर्मा रहता है, राइट? फिर उसका आंवला, फिर कर्क्यूमिन, सीबैक्ट्रॉन, ये 4 प्रोडक्ट तो फिक्स है और इसमें से डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। फुट पैच है तो 5 प्रोडक्ट हो गए, राइट? अभी उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं नोनी। नोनी क्यों ऐड करना है? बिकॉज नोनी है ना, पहला डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर करने के लिए बहुत मदद करता है। रेडीमेड एंजाइम है उसके अंदर, और हमारा पूरा कोलन क्लियर करने के लिए काम करेगा वो, पूरा इंसेटाइन में क्लियर करने के लिए काम करेगा। जितने भी फाइबर ज्यादा जिस प्रोडक्ट के अंदर है वो ज्यादा काम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, और सबसे ज्यादा हमारी बॉडी एसिडिक तो बनती है डाइजेस्टिव सिस्टम से। मैं सब चीज इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम से ही बॉडी ज्यादा एसिडिक बनने के चांसेस होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करने के लिए नोनी हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्यों? क्योंकि स्पिरुलिना एक अल्कल 100% अल्कलाइन फूड है, पहली चीज है। उसके बाद उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए हम मेरे प्रेजेंटेशन में भी आपने सुना होगा, देखा होगा, आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग होगा, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक 1553 का एक रिसर्च पेपर मैंने गूगल पे ब्लॉग पढ़ते पढ़ते पढ़ा था। साइंटिस्ट का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जब उसके ऊपर रिसर्च किया था तो उन्होंने एक स्टेटमेंट वहां पे लिखा हुआ था, दिया हुआ था कि एग्जिस्टिंग जितना भी इन्वायरमेंट है इस धरती के ऊपर, जितना भी इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन है, एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर अभी मौजूद, उसमें से 70% ऑक्सीजन सी की अलगिज बनाती है, यानी कि समंदर के काई, अलगिज यानी सेवाल मराठी में बोलते हैं उसको, काई हिंदी में, राइट? तो ये ग्रीन अलगिज होती है, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो अगर 100% ऑक्सीजन अगर आपने डिवाइड किया ना इस धरती के ऊपर का, इस वातावरण का, इस इन्वायरमेंट का, तो वो 70% ऑक्सीजन काई बनाती है।
अल्गीज बनाती है। तो स्पिरुलिना अल्गीज है, तो उसके अंदर ब्लू कलर, मतलब ग्रीन एंड ब्लू अल्गीज बोलते हैं स्पिरुलिना को साइंस में। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा है स्पिरुलिना के अंदर, इसलिए स्पिरुलिना खाने के बाद भी हमें हाई एनर्जी लेवल मिलती है, राइट। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कंटेंट है, मतलब विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, राइट, माइक्रोन्यूट्रिशंस है, माइक्रोन्यूट्रिशंस है, इसेंशियल एमिनो एसिड्स है, राइट, इसेंशियल फैटी एसिड्स है। ये सारी चीजें, क्लोरोफिल बहुत ज्यादा मात्रा में है स्पिरुलिना के अंदर, हरा कलर देखते हैं, और क्लोरोफिल का वो पोटेंशियल उसका जैसा है वैसा बरकरार रहता है एंड तक। उसको धूप में भी सुखाए तो उसका पोटेंशियल खत्म नहीं होता। तो क्लोरोफिल हमारे बॉडी को अल्कलाइन बनाने के लिए और फ्रेश खून बनाने के लिए, यानी ब्लड बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए भी मदद करता है, राइट। तो स्पिरुलिना के भी रोल बहुत अच्छा है। नूनी का भी रोल, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ ब्लॉग्स आप नेट पे भी पढ़ोगे तो भी आपको मिलेगा कि ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा काम करेगा। उन्होंने भी, क्योंकि आई थिंक 26 यूनिवर्सिटी में नूनी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, राइट। तो ये सारे हर्ब हमारे, यानी कि हमारे हाथ में जो है ना, एक ब्रह्मास्त्र टाइप कुछ चीजें हमारे हाथ में है इस डिसीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए। जैसे ज्ञानोड्रामा, ज्ञानोड्रामा के अंदर बहुत ज्यादा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, डिटॉक्सिफिकेशन है, उसके अंदर पॉलीसैकेराइड है, वो हर एक टॉक्सिन को बाहर निकालने की मदद करता है, राइट। तो ये चीजें है। उसके बाद एलोवेरा, एलोवेरा भी हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती है और बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए मदद करती है। तो और ये सबसे देने के लिए आसान भी है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ज्ञानोड्रामा है, स्पिरुलिना है, नोनी, सीबकट्रॉन, आंवला, एलोवेरा और करक्यूमिन, ये 7 टाइप के हर्ब है, राइट। तो इसको एक अलग डोसेज में हम देंगे तो कोई भी पेशेंट को, जो मैं देता हूँ आप भी दे दो, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट जाके काम करेंगे, राइट। उसमें ज्यादा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो अलग अलग टाइप पे क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आगे जाके, क्योंकि बहुत सारे केसेस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें, राइट। तो पहला डिटॉक्सिफिकेशन करना है कोई पेशेंट आपके पास आए तो, और दूसरा है उसका नरिशमेंट करना है, यानी कि पोषण करना है। तो हमने वही बताया कि आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करना है और सप्त धातुओं का पोषण करना है। और सबसे महत्वपूर्ण हम बोलते हैं हमारे वेलनेस काउंसलिंग के अंदर की डिटॉक्सिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और नरिशमेंट उसके बाद ये दो दो तीन चार चीजें हो जाएगी तो साइमल्टेनियसली डे बाय डे विथ एनी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि बहुत सारे पेशेंट्स तो एलोपैथी की ट्रीटमेंट लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, तो केमो लेना पड़ता है। डॉक्टर अगर सजेस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग, हाँ हमारे पास इतने सप्लीमेंट है तो हम क्यों केमो ले सर, नहीं चाहिए ना लेना। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, उसको कंट्रोल भी करना होगा, क्योंकि सप्लीमेंट तो आपके आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, बट तब तक उसको कंट्रोल भी करना होगा। इसके लिए अगर डॉक्टर लोगों ने सजेस्ट किया है कि रेडिएशन या केमो करना अनिवार्य है तो कर सकते हैं। वो डॉक्टर भी कब सजेस्ट करते हैं, उसके बॉडी को एनालिसिस किया जाता है, पहला उसके बॉडी का चेकअप किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है कि इज बॉडी एबल टू टेक दिस ट्रीटमेंट, वो बॉडी एबल है क्या, पात्र है क्या वो ट्रीटमेंट लेने के लिए, तब जाके वो सजेस्ट करते हैं कि रेडिएशन या केमो दे सकते हैं। और एडवांस टेक्नोलॉजी है तो लेना भी चाहिए, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट विद दिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम सप्लीमेंट सजेस्ट करें तो दोनों का एक सेंटर पकड़ के प्रोडक्ट अपने अपना डिटॉक्सिफिकेशन भी काम कर रहा है और नरिशमेंट का भी काम कर रहा है, और यहाँ से वो कैंसर सेल को खत्म करने का भी रेडिएशन और केमो से काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों, अब यहाँ से ठीक हुआ या वहां से ठीक हुआ वो जाने दो, वो हमारा स्टडी नहीं है या वो हमारा पार्ट नहीं सोचने का। हमारा एक ही मकसद होता है कि हम पेशेंट्स को ठीक करें, हम पेशेंट्स को अच्छी तरह से मदद करें कि वो डिसीज से बाहर आ जाए, राइट। तो ये सारी चीजें है आपको बताने के लिए। अभी सबसे चीज क्या होती है कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे पवार सर, आठवले सर, मेरा आवाज ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा पानी पीता हूँ मैं, क्योंकि अभी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम, और कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे कैसा होता है। हमारे पास सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आ जाता है सप्लीमेंट दे या ना दे? तो पहला मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई किडनी रिलेटेड डिसीज है, यानी कि किसी का क्रिएटिन बढ़ गया है या किसी का डायलिसिस शुरू है और उसको कैंसर है,
हो सकता है, ऐसे भी केसेस आते हैं, तो उसको ज्यादा हम सप्लीमेंट नहीं दे सकते, क्लियर है। क्योंकि पहला तो होता है उनका वाटर इनटेक बहुत कम होता है, डॉक्टर उनको वाटर पानी पीने के लिए अवॉइड कर देते हैं, तो उनका वाटर जो इनटेक है कम होने के कारण हम सप्लीमेंट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब सप्लीमेंट देते डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज्यादा पानी पीना बहुत अनिवार्य है, बिकॉज बॉडी की गंदगी तो पानी से बाहर जाएगी, राइट। अगर कपड़ा भी आप धोते हो तो ज्यादा पानी होगा तो ही कपड़ा क्लियर कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, और दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए कुछ हम एक दो सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे किडनी हेल्थ हो या ज्ञानरमा आंवला हो या फुटपैच के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज है, एस्थमेटिक पेशेंट है और उसको कैंसर हो गया है, राइट, तो उसको इतनी मात्रा में हम सप्लीमेंट नहीं सजेस्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोडक्ट तो जाएगा और अपना काम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, और उसका अगर अस्थमा भी है तो अस्थमा बढ़ता है क्योंकि बलगम निकल जाते हैं बाहर, तो उसको तकलीफ होने के चांसेस है। एक तो कैंसर भी है लंग्स को, और अस्थमेटिक पेशेंट है, तो वहां पे उसको लगेगा कि मुझे अस्थमा बढ़ गया, आपके सप्लीमेंट खाए, तो वो अस्थमा बढ़ता नहीं है। एक्चुअली दिस इज अ पॉजिटिव सिम्टम्स, क्योंकि ये जो हो रहा है उसको वो एलिमेंट रिफ्लेक्शन है, वो एलिमेंट रिफ्लेक्शन उसको आ रहे हैं। तो चिंता करने की बात हमारे लिए नहीं है, लेकिन चिंता होती है उस पर्टिकुलर पेशेंट को, क्योंकि वो उसको उसके शरीर को तकलीफ होती है, तो वो कहीं ना कहीं सह नहीं पाता, तो वो बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आप इतना सप्लीमेंट नहीं दे सकते उसको। मैं 10 बोलूंगा ज्ञानरमा, तो आप 2 ही दे सकते हो, राइट। तो वो एक चीज होती है। ये छोड़ के ऐसे कुछ आपको पेशेंट्स मिलेंगे जो मुंह से खाना नहीं खा रहे, राइट, उनको पाइप डाला हुआ है और वहां से वो उनको फीडिंग कर रहे हैं, वो लिक्विड फीडिंग कर रहे हैं, राइट। उनको सॉलिड भी ज्यादा खाना नहीं खा सकते, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कि वहां पे हम क्या करें। तो वो उसको लिक्विड बना के वो पाइप में डाले और कम मात्रा में डाले, ज्यादा नहीं कुछ कर सकते। तीसरी चीज है, कोई पेशेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के मिलते हैं, यानी कि जिसको डायबिटीज भी हो, जिसको ब्लड प्रेशर भी हो, उसको हार्ट अटैक भी आके गया हो, और उसको कैंसर भी हुआ है। तो ऐसे में क्या करें? उसको कुछ नहीं, एक एक दो दो तीन तीन सप्लीमेंट आप सजेस्ट कर सकते हो, राइट। बाकी उसको कोई और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी कोई कैंसर पेशेंट है तो उसके साथ बात करवाओ कॉन्फ्रेंस के अंदर, या उसके साथ सीधा बात कराओ तो हो जाता है। बहुत सारे लोग पेपर भेजते हैं, राइट, तो पेपर में आपको क्या समझ में आएगा? पेपर में तो कैंसर वर्ड भी लिखा नहीं होता, कार्सिनोमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे नाम लिखे होते हैं, तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? अब नॉर्मल सेल्स, ग्रोथ ऑफ द अब नॉर्मल सेल्स, ऐसे कि कैंसर वर्ड लिखने के लिए भी मेडिकल एसोसिएशन में लॉ है, और हमें लॉ परमिशन नहीं देता है। आपको कैंसर है बोलने का परमिशन नहीं है मेडिकल साइंस को भी, राइट। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कि वो सारी चीजें आपको अलग अलग नाम से वहां पे दिखाई देगी, क्योंकि वो समझने के लिए भी वो चीजें है। तो हाँ, हम कहाँ पे थे? ऐसे अगर चीजें आपके सामने आ जाए तो हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? तो सजेशन सिंपल है, आप लिख के ले लो। कोई भी कैंसर पेशेंट आपको आए, हाँ, छोटा बच्चा जो मतलब खाना ही नहीं खा सकता, तो उसके लिए तो कुछ कम मात्रा में आपको सप्लीमेंट देना होगा। लेकिन आप सब लोग अभी लिख लो कि क्या देना है। कोई भी कैंसर पेशेंट आपको नॉर्मल लेवल पे हो, उसको लिख के क्या देना है, राइट। तो पहला है, आप लिखो सिंपल गैनोडर्मा, एक साइड में लिखो, एक साइड में लिखो, दूसरे साइड में मैं बताऊंगा क्वांटिटी कितना देना है, राइट। पहला देना है गैनोडर्मा, दूसरा है स्पिरुलिना, यस स्पिरुलिना, गैनोडर्मा लिखा है आपने, तो उसके बाद है स्पिरुलिना, और स्पिरुलिना के बाद है फिर नोनी, यस नोनी कैप्सूल। उसके बाद है करक्यूमिन, राइट, करक्यूमिन। उसके बाद है अमला, एलोवेरा और सिबक्ट्रॉन, ये आप लिख लो, है ना। आपने ऊपर लिखा है गैनोडर्मा, बाद फिर स्पिरुलिना, नोनी, करक्यूमिन, आमला, राइट, फिर एलोवेरा, सिबक्ट्रॉन, ये 7 हर्ब आपने लिखे हैं। तो इसको कौन से क्वांटिटी में लेना है? ये स्टैंडर्ड डोज है मेरा कैंसर पेशेंट्स को देने के लिए। चिंता मत करना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक एक दो दो कैप्सूल से कैंसर पेशेंट को हम ट्रीट नहीं कर सकते, ऑलरेडी उसके अंदर बॉडी के अंदर बीमारी आ चुकी है। एक एक दो दो वो खाए जो कैंसर नहीं आना चाहिए या कोई भी बीमारी ना आना चाहिए, वो प्रिवेंशन के लिए।
तो पहला तो एक चीज है, 10 ज्ञानरमा ले लो कैप्सूल, सिंगल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। 10 ज्ञानरमा, 10 स्पिरुलिना, 10 नोनी, 10 लिखिए नीचे। 10 ज्ञानरमा, 10 स्पिरुलिना, 10 नोनी, 5 करक्यूमिन, 5 अमला, 5 एलोवेरा। राइट, ये 5 है। 5 करक्यूमिन, 5 अमला, 5 एलोवेरा और 3 सीबस्ट्रॉन। राइट, इतने मात्रा में लेना है। 10 10 10, 5 5 5 और 3। राइट, एक टाइम पे इतने कैप्सूल लेने हैं। सारे कैप्सूल ओपन करने हैं पेपर के ऊपर, उसका पाउडर निकालना है। एक कांच की बोतल लेनी है, इतनी बड़ी हो, इससे भी बड़ी हो। राइट, कांच की बोतल लेनी है। कांच की बोतल आधा पानी भरना है उसका, आधा, और उसमें सारा पाउडर एक ही टाइम पे अंदर बोतल के अंदर डालना है। 2 ग्लास पानी हो, तकरीबन 300-400 ml, और उसको ढक्कन लगा के पूरा हिलाना है। अभी हिलाने का भी एक प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है ना, पूरा ऐसा हाथों के ऊपर हिलाना है। तो 150 बार उसको हिलाओ। मिक्सर में उसका जूस मत बनाओ, प्लास्टिक के बोतल में ज्यादा अवॉइड करो। मोस्टली कांच का बोतल, ग्लास का बोतल आप यूज करो। राइट, और उसको हिलाओ। पानी थोड़ा वार्म हो, गुनगुना हो तो बेहतर होगा। पूरा डाइल्यूट हो जाएगा, वो एक जूस बन जाएगा। और सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक देना है कोई भी पेशेंट को। कोई भी मेडिसिन, कोई भी उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवॉइड नहीं करना है। राइट, तो वो एम्प्टी स्टमक देना है। और शाम को भी वही प्रोसेस, 10 10 10, 5 5 5 और 3, वही उतने कैप्सूल शाम को भी वैसा ही प्रोसेस से जूस बनाना है। और खाने से पहले 1 घंटा देना है उनको। उसके बाद खाना कुछ कम खाए तो भी चलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना सप्लीमेंट है तो वो पूरा निभा लेगा बॉडी। राइट, उसके लेवल पे जो खाना जा रहा है उसका खाने दो। राइट, और शाम को सुबह इतना स्टार्ट करो। 8 दिन के बाद अगर उसको ज्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, उसको तकलीफ नहीं हो रहा है, तो 8 से 10 दिन के बाद इतना सारा कैप्सूल 10 10 10, 5 5 5 और 3, ये दोपहर के खाने के पहले भी 1 घंटा आप दे सकते हो। राइट, तो तकरीबन अगर आप देखा जाए तो 135-145 कैप्सूल हो जाएंगे। राइट, तो ये इतने देना है। चिंता मत करना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और कैंसर से बढ़ के और क्या साइड इफेक्ट होगा। राइट, तो समझने वाली बात तो ये है कि लोग बहुत सारे बोलते हैं कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा क्या। भाई कैंसर हो गया और इससे बड़ा और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो चीज आपको करना है। हाँ, यहाँ पे दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे सवाल आ जाता है कि सर इतना अफोर्डेबल नहीं है तो क्या करें। राइट, तो अभी मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि अफोर्डेबिलिटी का, और यहाँ पे थोड़ा लाइट का तकलीफ है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी और डिशेस का कोई संबंध नहीं होता है। राइट, अभी अफोर्डेबल हो या ना हो वो चीज आपका नहीं है, लेकिन आपका काम है उनको सही डायरेक्शन देना। नहीं सर अफोर्डेबल नहीं है ना, तो 2 बॉटल ले लो, ज्ञानरमा का, स्पिरुलिना का बॉटल ले लो, मदद करेगा अच्छी जिंदगी जीने के लिए। पूरा कैंसर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर वैसा हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीवी के बारे में सोच रहे हैं, कम सप्लीमेंट भी दे रहे हैं तो पीवी के बारे में सोच रहे हैं। राइट, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डिसीज है और डिसीज को डिसीज की तरह ट्रीट करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो वो उनको मैनेज करने के लिए बोलिए, क्योंकि कोई भी कैंसर का पेशेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट सस्ता नहीं होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर मुझे गवर्नमेंट के कोटे से ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो अच्छी बात है, आप ले लो, है ना। क्योंकि आप, कैंसर का बॉडी हमारा बिजनेस नहीं है। राइट, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, क्योंकि बहुत तजुर्बे के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ हम यहाँ तक पहुंचे हैं और हम सही रास्ता लोगों को बता रहे हैं। हम उनके पीछे नहीं भाग रहे, बट कहीं ना कहीं ऐसे लोग सामने आ जाए तो उनको हम मदद करेंगे। दैट इज द थिंग। राइट, फुटपैथ जरूर यूज करें उस पेशेंट को। पहले महीने में हर रोज लगाया तो चलेगा, बाद में अल्टरनेट डे लगाओ। राइट, खर्चा तो होगा ही होगा, मतलब एक बार आप सप्लीमेंट लोगे तो महीने का 20 से 22 हजार रुपए खर्चा होगा साहब, क्योंकि आप 10 ज्ञानरमा दे रहे हो, तो 10 यानी कि 30 ज्ञानरमा हो गया। 3 दिन में वो बॉटल खत्म हो जाएगा। और वैसे देखा जाए तो 10 ज्ञानरमा की बॉटल लगेगी महीने की, 8 से 10 की बॉटल लगेगी। राइट, तो वो तो खर्चा तो होगा, 20 से 22 हजार रुपए खर्चा होगा, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। तो ये चीज है। राइट, तो यहाँ पे आई थिंक इतना काउंसलिंग ठीक है, क्योंकि 1 घंटा तकरीबन होने को आया है। यहाँ पे कुछ सवाल अगर मुझे आए हैं तो मैं
रिपीट प्लीज रिपीट सप्लीमेंट, ये तो मैंने अभी बता दिया है आपको, राइट। तो ये बता दिया है। कंचन मैम, यहाँ पे मैं आपको अनम्यूट भी करना चाहूंगा क्योंकि आपने भी बताए थे कुछ आपके सवाल है। तो यस मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अगर कुछ Yes, सवाल sir. हो तो मुझे ये पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, 8-10 सवाल है। तो यहाँ पे एक आर.के. वर्मा जी है, इनको अगर अनम्यूट करते हैं, गौतम जी को, गौतम नाइक और हैंड आर.के. राइज वर्मा करने के लिए बोलिए। एंड डॉक्टर रविशंकर। हैंड रेज कीजिए टीम। तो सर गौतम नाइक आपको जी, अनम्यूट कर सकते गौतम हैं। नाइक जी है यहाँ पे, यस अनम्यूट। गौतम नाइक जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, क्या यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका थैंक यू। मेरा सवाल ये था कि अगर कोई कोलन कैंसर का अगर कोई पेशेंट रहता है तो उनको क्या होता है कि कोई भी उनको खाना अगर दे दे तो वो स्टूल्स के साथ निकल जाता है या उनको वॉमिटिंग होती है, तो उनको सप्लीमेंट्स, अगर कोई खाना उनके पेट में ही नहीं रहता है तो उनको सप्लीमेंट्स कैसे दे दे? नहीं सर, सप्लीमेंट देते रहे, खाना वो जो प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएगा। शुरू में पहले 1-2 दिन वो सप्लीमेंट लेने के बाद भी वोमिटिंग हो जाएगा, स्टूल हो जाएगा, बट आहिस्ता आहिस्ता उसमें रिकवरी आ जाएगी क्योंकि कोलन कैंसर के बहुत सारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो यही प्रोसेस है, जारी रखिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। शुरू में करेंगे तो ज्यादा सिम्टम्स भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन चिंता नहीं है, उनको बोलना ये प्रोसेस है, आप लगातार वो लेते रहिए, कोई चिंता करने की बात नहीं सर। ओके, और सर मैंने नेट पे नीम भी पढ़ा था, तो नीम भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, व्हाई नॉट, क्योंकि वो कड़वा चीज होता है वो, और उसके अंदर भी बहुत थेरेप्यूटिक वैल्यू है, बट मैं नीम अवॉइड करता हूँ क्योंकि हमारे पास फ्लेक्स ऑयल भी है, वो भी कैंसर के लिए अच्छा है, krill ऑयल भी कैंसर के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है नीम, krill ऑयल, और ये जो ऑयल फॉर्म में है, तो ऑयल फॉर्म में होने के बाद वो सिर्फ कैप्सूल यूज कर सकते हैं, उसका जूस में हम नहीं यूज कर सकते। एक एक दो दो कैप्सूल आप दे सकते हो। ओके, यस, थैंक यू। यस यस, ओके। और कोई यस, है आर.के. यहाँ वर्मा पे? जी। आर.के. वर्मा जी, यस सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। रविशंकर जी, डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस हियर। आर.के. डॉक्टर रविशंकर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। यस, गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू सो मच सर। मेरा तो जो सवाल था आपने ऑलरेडी क्लियर यहाँ पे कर दिया है, तो मेरा बस एक और सवाल था, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर हो तो क्या आप जो सप्लीमेंट बताए हो इसके साथ हम मेटामाइंड ऐड कर सकते हैं? यस सर, मेटामाइंड ऐड कर, krill ऑयल भी देना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि ये एक चीज आपको भी पता है एज अ डॉक्टर, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, राइट, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो जितने भी हम सप्लीमेंट देते हैं वो बहुत मतलब क्या है, बहुत कम मात्रा में ऊपर जाके काम करते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वही चीज है, कोई भी मेडिसिन दे डॉक्टर तो भी उसका उस वहां पे जाके कितना असर होगा, वो उसका परसेंटेज बहुत लो है, राइट। तो आप दे सकते हो, देने में कोई चिंता नहीं है, बट बहुत कम रिजल्ट यहाँ पे आपको ब्रेन ट्यूमर्स में, मुझे ज्यादा से ज्यादा, मेरा जो जितना प्रैक्टिस है या मुझे जितना एक्सपीरियंस है, सप्लीमेंट के बाद भी और एलोपैथी का ट्रीटमेंट के बाद भी बहुत कम रिजल्ट मिलते हैं यहाँ पे, बट वी कैन ट्राई, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू सर। एक और सवाल है, जैसे कि गौतम सर ने अभी यहाँ पे सवाल पूछे हैं कि जैसा कि वोमिटिंग की चांस काफी ज्यादा होता है, तो क्या यहाँ पे हम डोजेस का मात्रा थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं? क्योंकि एक बार हमने उनको दवा पिला दी है तो उसके बाद वोमिटिंग हो गया, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और पिला सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या सर? नहीं, उसको उसके लिए आप, मैंने शुरू में बोला था कि आपको 2 टाइम देना शुरू करो। ऐसे पेशेंट्स को जो कोलन से या उनको वोमिटिंग ज्यादा होता है, उनको एक बार भी देंगे तो ठीक होगा, क्योंकि पहला वोमिटिंग होके उनका कवर होने दो, आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर हो जाएंगे, तब आप डोज बढ़ाओ। शुरू में डोज ज्यादा देने की जरूरत नहीं है सर, कम दोगे तो अच्छा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। यस, आर.के. वर्मा जी। यस, आर.के. वर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस वर्मा जी, बोलिए, जयपुर से आप। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। सर थैंक यू वेरी मच सर, हम काफी समय से आपके सेशन सुनने का कर रहे थे, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कैंसर की डोज लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और डॉक्टर
आपका इसमें काफी अच्छा रोल होता है, तो डॉक्टर से पूछ के देना चाहिए या आपने जो जो ये बताएं इसको हमको उसको देना चाहिए? एक तो ये, और दूसरा फुट पैच कब तक लगाना चाहिए अपने को, उसको कितने महीने तक कंटिन्यूस रखना चाहिए? पहले सवाल का जवाब देता हूँ सर। एक तो पहला एक्सपीरियंस ये बता रहा है अभी 10-12-15 साल के बीच में 5-6 साल से देख रहा हूँ कि कोई भी एंकोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी सर्जन हो, वो सप्लीमेंट लेने के लिए अवॉइड नहीं करते हैं आज के दिन में। पहले वो होता था, 8-10 साल पहले होता था कि कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है, ये करना है, वो करना है, फलाना चीज है, हमारा ये है, हम ही करेंगे, वो सारी चीजें होती थी। लेकिन आज के दिन में सप्लीमेंट लेने के लिए कोई डॉक्टर अवॉइड नहीं करता है। वो खुद बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप आयुर्वेदा या कुछ सप्लीमेंट की सपोर्ट ले लो। पहली बात ये है। तो आप अगर ऐसे कुछ डॉक्टर को पूछ के देना चाहते हो तो भी दिक्कत कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें अभी डॉक्टर को भी मालूम है। दूसरी चीज है फुट पैच के बारे में। तो फुट पैच जब तक वो काला जो होने का जो उसका परसेंटेज है बहुत लाइट नहीं हो जाता ना, तब तक लगाओ सर। जी यस सर। जी सर। और सर ये जो जितने तरह के कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, ओरल है, लंग कैंसर, इन सब के लिए आपने जो डोज बताया है यही चलेगा या वीक टू वीक अपने को सबके लिए इंक्रीज करना है और फिर डिक्रीज करना है? नहीं, सबके लिए सेम चलेगा। बस मैंने एक ही चीज बताई आपको, 8-10 दिन पहले जो 2 टाइम दे दो, जो मैंने डोसेज आपको बताए हैं, जो कैप्सूल बताए, क्योंकि उसको सिम्टम्स अगर वहां पे ज्यादा मिल रहे, जो हम पॉजिटिव सिम्टम्स बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन के, राइट, तो बात उस टाइम पे डोसेज बढ़ाने की जरूरत नहीं, राइट, उस टाइम पे डोसेज बढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर कुछ सिम्टम्स नहीं ज्यादा दिख रहे तो 3 टाइम कर लो, लेकिन 2 टाइम पे भी बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखाई दे रहे तो जो जैसा है वैसा बरकरार रखो, क्योंकि उस डोसेज से भी वो बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। अगर ज्यादा रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिल रहा है डिटॉक्सिफिकेशन का या कोई इंप्रूवमेंट रिकवरी का, तो आप दोपहर का भी डोसेज बढ़ा दो, ताकि बॉडी को और चीज की जरूरत है तो वो चीज है। और यहाँ पे भी मैं वर्मा जी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा, तो मैं एक चीज भूल भी गया था, मैं आपको सब लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ज्यादा सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर वो पेशेंट को तकलीफ हो रहा है, राइट, तो वहां पे डरने की जरूरत नहीं। उनको बोलना बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट जाके अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनका जो भी प्रोसेस है हो रहा है। वहां पे सिर्फ 50% डोसेज कम करो, यानी कि 10 दे रहे हो तो 5 दे दो, 5 दे रहे हो तो 2 या 3 दे दो, 3 दे रहे हो तो 2 या 1 दे दो, उतना 50% डोसेज कम करो, क्योंकि बॉडी को सहन भी होना चाहिए, बॉडी ने वो चीज को कैरी भी करना चाहिए। इसलिए ज्यादा सिम्टम्स बढ़ जाएगा तो पेशेंट अवॉइड कर देगा, उसका मेंटल वो प्रिपरेशन नहीं रहेगा उस सप्लीमेंट को लेने का। तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखिए, चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको ऐसे करके फिर वापस उसका सिम्टम्स कम हो गया, उसको तकलीफ कम होगी तो वापस जितना है ओरिजिनल उतना दे सकते हो आप, उस लेवल पे जाके काम करो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। गॉट यू वर्मा जी? यस सर, आपको यस मिल सर। गया जो चाहिए था? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे प्रशांत नेत्री जी है, उन्होंने हैंड राइज किया है, तो मैं उनको भी अनम्यूट करना चाहूंगा। प्रशांत जी आप बात कर सकते हो। प्रशांत सर आपका हैंड राइज है, तो मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। यस सर, यस सर, यस सर। सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं सर। यस सर। एक पहला क्वेश्चन है, कुछ लोगों को लाइपोमा और कैंसर दोनों का डिफरेंस समझ में नहीं आता है। जैसे मेरे घर में हिस्ट्री है, मेरे दादाजी को भी था, मेरे अंकल को भी है, मेरे पापा जी को भी है, और मुझे भी थोड़े थोड़े लाइपोमा के ये आ रहे हैं। तो कैसे समझेगा कि वो लाइपोमा है कि कैंसर है? देखो, तो ये तो आपको एक तो डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। कुछ गांठें होती है, फैट की, चर्बी की गांठ होती है, तो लोगों को आज के दिन में क्या है, कोई भी गांठ बॉडी के अंदर आ जाए तो डाउट ऑफ कैंसर, मतलब लोग ही डिसाइड कर रहे कि अरे कैंसर तो नहीं होगा ना, क्योंकि इतने सारे केसेस बढ़ गए। पहले तो ऐसा नहीं लगता था 15-20 साल पहले, लेकिन अभी के जमाने में 20 साल, मतलब अभी ये 10-12 साल में कोई भी ट्यूमर आ जाए बॉडी के अंदर तो लोगों को लगता है, डर लगने लगता है, यार ये तो कैंसर तो नहीं होगा ना। तो वो चीज है, पहले आप एक तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। लेकिन हर एक गांठ कैंसर नहीं होता, कुछ गांठें होती है वो अब नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है, बट वो कैंसर नहीं होती। कुछ फैट के ट्यूमर्स होते हैं, राइट, लेडीज या बहुत सारे फाइब्रॉइड के गांठें भी बन जाती है, राइट। तो ये एक्चुअली पता चलता है सर कैंसर है या नहीं है। एक तो आपको बायोप्सी पहला एक प्रोसेस है, जिसका छोटा सा टुकड़ा निकाल के उसको टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद नॉर्मल है अब नॉर्मल है उसके रिपोर्ट आते हैं। सीटी स्कैन या पेट स्कैन जैसे भी और भी प्रोसेस है, तो वो आंखों से देख के पता नहीं चलेगा। ये सिंपल है सर।
ओके सर, और लेकिन एक हर एक क्वेश्चन सर, गांठ दूसरा कैंसर मेरा। है ऐसे, हर एक गांठ कैंसर है, ये हमने सही करने की जरूरत नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। यस सर। ओके ओके, दूसरा सर क्वेश्चन है, आपने ये सारे डोसेस बताए कि कैंसर होने के बाद, तो हम नॉर्मल नॉर्मल लोग जो है उनको कैंसर कभी हो ही ना, इसलिए कौन से सप्लीमेंट दे सकते हैं सर? एबीसीडी बताया है सर, एबीसीडी खा लो, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। सब लोगों के लिए एबीसीडी, एक्टिविटी, बैलेंसिंग, क्लींजिंग और डिफेंडिंग हो जाएगा सर। ज्ञानड्रामा, तुलना, नोनी, फ्लेक्स ऑयल बहुत बढ़िया है। कर्क्यूमिन भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर। सी बक्तौन अच्छा है, सारे सप्लीमेंट अच्छा है। अभी मैं आपको ओके बताऊं मैं क्या ले रहा हूं, तो मैं बताता हूँ। सुबह उठने के बाद 3 कैप्सूल ज्ञानड्रामा, 2 स्पिरुलिना होता है, 2 फ्लेक्स ऑयल होता है, एक सी बक्तौन होता है, एक कर्क्यूमिन होता है, आंवला 2 कैप्सूल होते हैं, शतावरी 1 रहता है, और 10 से 12 कैप्सूल बन जाते हैं। सुबह उठने के बाद पहला मेरा दिन का शुरुआत ये सप्लीमेंट से होता है, और 2 ग्लास उसके ऊपर वार्म वाटर, उसके बाद सारी काम। ओके सर, ओके सर, जरा डोज रिपीट करेंगे सर? मैं खा रहा हूँ वो। हाँ हाँ। ओके ओके। सो यस सर। मैं 3 ज्ञानड्रामा खाता हूँ सुबह। एक ही प्लेट में, एक कप में लेता हूँ मैं। चाय जैसे चाय का कप होता है ना, उसमें 3 ज्ञानड्रामा, फिर 2 स्पिरुलिना, 2 फ्लेक्स ऑयल, एक सी बक्तौन, एक शतावरी, एक कर्क्यूमिन, 2 आंवला, एक एलोवेरा। कितने हो गए गिनो, राइट। और उसके ऊपर 2 ग्लास वार्म वाटर। सुबह पहला ये खाना है, फिर आप ब्रश करने जाओ या चाय पियो, कॉफी पियो बाद में, है ना, वो सारी चीजें बाद में, लेकिन सुबह उठने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है दिन। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, और कोई है किसी का सवाल? डॉक्टर रविशंकर जी, आपका तो क्लियर हो गया, आपका हैंड राइज दिया। विजय हरिओम कोंडा जी। जी फ्रॉम बिदर। यस विजय डॉक्टर, हमने अनम्यूट किया है आपको। यस सर। Good evening, sir. Thank you for this presentation. थैंक यू सो मच सर। सर, हमारे ओरल कंडीशन में ओरल कैंसर होने से पहला 1-2 प्री कैंसरस लीजन रहते हैं, जैसे कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है, ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। तो वो स्टेज में हम कौन से डोज का सप्लीमेंट्स देना सर? उसके लिए पहले एक ही चीज है सर, वो जब भी दोगे ना, ओरल कैंसर में भी वही चीज होगा कि वो जब भी दोगे तो अभी कंफर्म भी नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, राइट ना डॉक्टर? यस सर, वो प्री कैंसरस लीजन जैसा रहता है सर। हाँ, सीजन्स कहते हैं, या व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं हाँ गम्स सर। के ऊपर, ये सारी चीजें। और वहां पे आपका डाउट हो जाता है कि अरे यार ये तो नहीं होगा ना, राइट। तो इस हाँ। स्टेज पे आप पहला क्या करो कि उनको जो एबीसीडी हमने बताया ना वो दे दो, और हम हाँ 2 बार सर। बताते हैं तो 3 बार दे दो, और उसके अंदर सिर्फ कर्क्यूमिन ऐड करो, राइट। ओके। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ऐसे केसेस में क्या करना है। 2 ज्ञानड्रामा के कैप्सूल, एक आंवला और एक कर्क्यूमिन, राइट, उसका पाउडर निकालना है सर, पाउडर निकालना है। और रात को सोते टाइम, मतलब सब खाना पीना हो गया, उसने जितना पानी पीना है वो भी पी लिया, और बेड पे जा रहा है, बंदा बेड पे जा रहा है, राइट, तो उस टाइम पे वो पूरा पाउडर हाथ के ऊपर लेना है, उसका मंजन करने के लिए बोलना है दांतों के मसूड़ों के ऊपर, राइट। और वो पाउडर वैसा ही रहने दो, वो थूकना मत, पानी पी के थूकना मत, राइट, वो वैसा ही रहने दो, वैसा ही सोने के लिए बोलो। वो सारा से अंदर जाएगा और वहां के भी रिकवरी कर देगा वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं यहाँ पे सर। ओके, ये कितने दिन के लिए एडवाइजेबल है सर? जब तक ठीक नहीं होता है तब तक करो सर, बाकी कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। यस, और कोई है? हरिओम शर्मा जी और संध्या नाइक, अगर कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। साजिया शेख जी है जिन्होंने हैंड राइज किया है मैम, 1 मिनट उनका अनम्यूट करता हूँ। यस शेख मैम, साजिया शेख। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। एक क्वेश्चन था सर मेरा, जैसे कि आपने बताया अभी खाने पीने की चीजों की वजह से कैंसर होता है, जैसे कि बॉडी एसिडिक होती है। लेकिन क्या अगर हम प्लास्टिक वाली चीजें जैसे कि मार्केट में ज्यादातर यूज होती है, अगर हम बाहर खा पी रहे हैं या फिर अगर चाय वगैरह है, तो प्लास्टिक की चीजें यूज करने की वजह से भी कैंसर हो सकता है क्या? हो सकता है।
क्योंकि प्लास्टिक के अभी वो हॉट चीजें अगर उसके अंदर मिलाई जाए तो प्लास्टिक कोल्ड में तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जैसे चाय पीते हैं हम प्लास्टिक के कप से या हॉट बेवरेज हम वहां से लेंगे तो वो वहां पे भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकता है, इतना अवॉइड नहीं कर सकते। वैसे एल्यूमिनियम का पॉट अगर है वो भी हमारे लिए डेंजर है। बट यहाँ पे साजिद जो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि सारी चीजों को हम अवॉइड नहीं कर सकते इन टुडेज लाइफ, क्योंकि वो सारी चीजें अभी मोबाइल ज्यादा यूज करना भी तकलीफ है, टाइम पे सोना नहीं वो भी तकलीफ है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो भी एक चीज है। एंड में जाके मैं जब कंक्लूजन करूंगा और कुछ चीजें के ऊपर बात करूंगा। तो आपका सवाल है वो ठीक है और आपका डाउट भी ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम होता है, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसका बहुत परसेंटेज कम होता है। यस मैम, आपको मिल गया आपका आंसर? यस सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सारा कवर किया है। ओके, और कोई है यहाँ पे? निसार खान साहब, निसार खान साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर, निसार खान जी। हाँ सर, बहुत 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 शुक्रिया, आज दिमाग की बत्ती जल गई। और दूसरी so बात much. है सर के जो 3-10-10-10 वाली बात है वो फिर से प्लीज बताइए। 10 ज्ञानोडर्मा, 10 करक्यूमिन और 10 तीसरा नहीं नहीं मेरे नहीं नहीं समझ नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, वापस सबको आपकी वजह से सबको मिलेगा। जी ज्ञानोडर्मा 10, स्पिरुलिना 10, नोनी 10, 5 अमला, 5 करक्यूमिन, 5 एलोवेरा और 3 सीबकट्रॉन, ये स्टैंडर्ड बनाए हैं मैंने। ओके सर, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस सर। विलास कोमटवाड़, यस सर, आपने हैंड राइज किया है, तो विलास जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका माइक ऑन कर सकते हैं। विलास जी, मेरी कोमटवाड़ आवाज सर। आ रही है आपके पास? यस। सुनाई दे रहा है सर। मेरी एक कलीग है, लेडी कलीग्स, तो कॉलेज में काम करता हूँ मैं, तो वो उधर एक लेडी कलीग है हमारी, तो उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो उनके लिए ट्रीटमेंट यही रहेगा? यही दे दो ब्लड कैंसर के लिए, कोई चिंता नहीं है सर। ब्लड कैंसर, सब कैंसर में ब्लड कैंसर ठीक होना बहुत आसान है, तो उनको यही दे दो। और 3 महीने के बाद चेक करने के लिए बोलो उनको, बहुत अच्छी रिकवरी आ जाएगी। उसके बाद भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन चेकअप करते हैं तो 3 महीने के बाद चेकअप करने के लिए बोलो, उनका लेवल पे बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। हाँ, और सर वो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो 3rd स्टेज भी होगा तो कवर हो जाएगा? कोई चिंता नहीं सर, हो जाएगा। लास्ट स्टेज ठीक है, में भी ठीक होगा है। तो भी चांसेस है ठीक होने के। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू सो मच। अलका खंडेलवाल जी, यस, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अलका जी, आप पूछिए। हेलो, हेलो, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमको कैंसर के बारे में। सर मुझे ये जानना था कि अगर कोई पेशेंट कैंसर होके कीमोथेरेपी से ठीक हो चुका है और वो 1 साल की नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो क्या उनको हम कौन से सप्लीमेंट दे सकते हैं ताकि आगे उनको ना हो? ज्ञानोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनी, फ्लेक्स ऑयल और करक्यूमिन दीजिए, 5 सप्लीमेंट देते रहिए। और रिएक्टिव नहीं होने के लिए हम रिकवरी या हम प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं, तो नॉर्मल डोज से 2-2 कैप्सूल दे सकते हैं आप। सर रिपीट कीजिए ना, ज्ञानोडर्मा, नोनी, एबीसीडी और करक्यूमिन। एबीसीडी करके यस। एकनाथ सर, शेखर हियर। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। सर एक सवाल था, मोस्ट ऑफ द टाइम बिलो 14 इयर्स के जो बच्चे रहते हैं उनको हम लोग सप्लीमेंट देते समय थोड़ा सोचते हैं, तो अगर 14 या 15 इयर्स के पहले के बच्चों को अगर कुछ हो गया, क्योंकि 1-2 बार ऐसे केसेस आए हैं सामने कि उनको कैंसर है, तो क्या हम लोग उनको यही रिपीट कर सकते हैं डोज? यही रिपीट करो। 8 साल 10 साल के ऊपर के जो भी पेशेंट्स है ना, उनके लिए यही डोज आप रिकमेंड करो। 7-8 साल के नीचे के है उनको थोड़ा सा कम दिया, 5-5 दिया, 2-2 दिया तो भी चलेगा, लेकिन 8-10 साल के ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है तो कोई चिंता नहीं है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर, यस सर। और कोई है? हाँ, सब कुछ आई थिंक सो सब हो गया है। कांचन मैम, गौतम नाइक जी ने वापस सवाल हैंड राइज किया है, तो उनको मैं, यस गौतम जी।
ओके सर। सर यूजुअली हमें कोई पूछता है कि अगर हम ये सप्लीमेंट्स लेते हैं तो कितने समय में वो रिकवर हो पाएंगे, तो उस समय हम क्या आंसर दे सकते हैं और कौन सी स्टेज तक हम क्योर कर सकते हैं? देखो, ये तो हम कोई बता नहीं सकते कि कौन से टाइम तक होगा। हो सकता है लास्ट स्टेज का रिकवरी 2 महीने 3 महीने के भी होगा और फर्स्ट स्टेज का रिकवरी के लिए 7-8 महीने भी लग सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन ऑल आवर बॉडी। बॉडी रिस्पॉन्स कैसा ओह देता है, बॉडी का इम्यूनिटी लेवल क्या है, बॉडी का सारा चीजें कैसा फंक्शन हो रहा है। सबसे ओह इम्पोर्टेंट होता है कि वो पेशेंट का थॉट प्रोसेस क्या है। बहुत सारे पेशेंट्स कोरोना के अंदर में मर गए डर की वजह से। कोरोना की वजह से नहीं, डर की वजह से 50% पेशेंट मर गए, मुझे कोरोना हो गया तो मैं खत्म, राइट। वैसा कैंसर पेशेंट के भी अंदर होता है, उनका साइकोलॉजी अलग लेवल पे चला जाता है कि नहीं अभी तो मेरा जिंदगी खत्म है बिकॉज कैंसर, राइट। तो वो चीज भी बहुत बहुत चीजें मैटर करती है इसके लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 3 महीने के बाद आपको अच्छी रिकवरी मिलने के चांसेस ज्यादा है। 3 महीने के अंदर उतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ओके राइट। ओके यस थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच। ओके, तो आई थिंक सब हो गए। स्वप्ना आठवले जी, आपने हैंड राइज किया है तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। आठवले हेलो। मैम, यस यस हाँ मैम सर, बोलिए। बहुत बढ़िया आपने ये सेशन लिया और बहुत बढ़िया तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन दिया। मुझे एक सवाल था कि लेडीज में ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर रहते हैं और राइट, यूट्रस का भी कैंसर रहता है, तो फिर उसके लिए भी यही सप्लीमेंट रिकमेंड करना है? या दिस इज फॉर ऑल। ये सारी चीजों के लिए मैंने बताया आपको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर सबके लिए ये दे सकते हो और यही स्टैंडर्ड रखो, आसानी हो जाए आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैडम गॉट इट, आपको जो चाहिए मिल गया आठवले मैम। सर वो शायद म्यूट हो गई, मैं कन्वे कर दूंगा मैसेज। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख भी नहीं रहे मैडम। हाँ वो म्यूट हो गया उनका गलती से। प्रेरणा नहीं, पवार लेकिन कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, अदरवाइज सर का हमने बहुत सारा टाइम लिया है अभी। उदय कामरे सर, आपने हैंड राइज किया है तो आप पूछ सकते हो। अनम्यूट किया है आपने, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, उदय सर। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। थैंक यू सो मच मेरी सर। बात तो आपसे होती रहती, लेकिन अभी सब्जेक्ट इधर चल रहा है तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जो हम आपने बोला कि एसिडिटी का प्रॉब्लम जिस पेशेंट को रहता है ना, उसको ज्यादातर चांसेस रहते हैं, या फिर जो कुछ भी ट्यूमर्स आते हैं ना उस इंसान के बॉडी में, तो उसकी वजह से वो ट्यूमर जो आ रहे हैं वो फर्स्ट स्टेज रहेगा, या कुछ हम उसके बारे में कुछ अंदाज निकाल सकते हैं क्या सर, या फिर नहीं, वो बाहर से या आपके बातों से नहीं समझ में आएगा सर। बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो आप यूज कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए। तो फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज जो भी है, वो फोर्थ स्टेज, वो उनका डेवलपमेंट कितना हुआ है बॉडी के अंदर वो डिपेंड करता है। वो डॉक्टर आपको बताएंगे, पैथोलॉजी लैब है उनके रिपोर्ट के हिसाब से, तो वो आपको डायग्नोस ही करना पड़ेगा, वो ऊपर से नहीं बता सकते। एसिडिटी सर ज्यादा है तो फिर एसिडिटी के लिए हम आंवला, एलोवेरा और नोनी, एलोवेरा, आंवला, स्पिरुलिना, जो भी सप्लीमेंट खाना खाओ, लाइफस्टाइल को चेंज करो सर, क्योंकि वहां पे चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं। लेकिन एसिडिक बॉडी के अंदर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम जो भी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं, रूट कॉज ऑफ मैक्सिमम डिसीज, नॉट ओनली कैंसर बट हर एक डिसीज का लाइन वहां पे जाता है, रूट कॉज वहां पे जाता है। तो बहुत सारे डॉक्टर भी है, उनको भी कनेक्ट होता होगा ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट चीजें, इसलिए हमने ये सारी चीजें बताई। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उदय सर। तो आई थिंक सवाल सबके खत्म हो गए, तो कंचन मैम आप कंक्लूड करें, या आठवले सर जो भी है यहाँ पे अनम्यूट। कंचन मैडम, थैंक यू सो मच। 250 से ऊपर अभी भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे, तो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं थी और बहुत सारे लोगों का ये चीज जानना भी था। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर कोऑपरेशन। आपके यहाँ के प्रेजेंस ने मुझे और चीजें बताने के लिए मतलब एनर्जी भी दी। एक चीज बताना चाहूंगा जो मेरे कहीं ना कहीं छूट गई है, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे पास राइस ब्रान ऑयल है, बट ज्यादा से ज्यादा आप रिफाइंड ऑयल यूज मत करो। नेचुरल रिफाइंड ऑयल जो हमारा राइस ब्रान ऑयल है, या आपके पास
वो चक्की का कोई ऑयल हो आपके गांव का तो वो यूज कीजिए नेचुरल। रिफाइंड ऑयल अवॉइड करना आज के दिन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्मोक बनता है फ्राई से या आप जब खाने में तड़का लगाते हो तो उस टाइम पे जो फ्री रेडिकल बनते हैं, जो भी किचन में वो पकाता है उसके लिए बहुत डेंजर है, वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उसमें बहुत ज्यादा खतरनाक फ्री रेडिकल्स है। और कहीं ना कहीं लेडीज में एक कैंसर बढ़ने का वो भी एक जरिया हो सकता है। तो जाते जाते मेरा ये मैसेज ये भी है आपसे सब लोगों से, राइट। दूसरा चीज मैं आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे महिलाएं होंगी तो महिलाएं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जो पिल्स होते हैं, कुछ गोलियां होते हैं, जो जो मंथली साइकिल होता है हमारे कहीं ना कहीं अलग अलग रिलीजन्स में, कोई फेस्टिवल आता है या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वहाँ पे लेडीज को अलाउड नहीं किया जाता है अलग अलग रिलीजन में। तो वहाँ पे वो जो मंथली साइकिल होता है वो पोस्टपोन करने के लिए पिल्स लिए जाते हैं, राइट, और 2-3 दिन के लिए वो पोस्टपोन किया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजर फॉर यूट्रस कैंसर। ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी को डैमेज करेगा और ये वहाँ पे टॉक्सिसिटी होगी, पूरे हार्मोन्स को चेंज करके रखेगा। वो मत अवॉइड कीजिए इसको। मैं सिंपली अगर आपके भाषा में बताऊं कि 4 दिन अगर आपने टॉयलेट नहीं किया तो पेट के अंदर क्या होगा और आपका स्ट्रेस लेवल क्या बढ़ेगा, वही चीज यूट्रस के अंदर होती है। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है इस सारी चीजों को थोड़ा अवॉइड करिए, नेचुरली नहीं है, राइट। तो ये मैसेज था मेरा। थैंक यू सो मच कांचन मैम, आठवले सर, पवार सर, जितने भी लोग हैं कोऑपरेट किया, धन्यवाद सर। बहुत बेहतरीन सेशन दिया आपने, और ये लास्ट वाली जो चीज आपने बताई वो तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिसको बहुत सारे लोग इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, क्योंकि त्योहार होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए, इसके लिए महिलाएं ये करते हैं। तो आपने बहुत बड़ी बात छेड़ी है यहाँ पे, तो थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बढ़िया मार्गदर्शन मिला सर। बहुत सारे सवाल थे जो हमने ग्रुप में 4 दिन कैंसर मंथन किया था, लेकिन वो मंथन आपके लेक्चर के सिवा खत्म हो ही नहीं सकता था। तो बार बार यही सवाल आता था कि एकनाथ सर को प्लीज पूछिए और उनका सेशन करवा दीजिए। तो आपने और श्री सर ने वो मुमकिन करवा दिया हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच सर, कि हम भी ये थैंक यू जर्नी सो में मच एवरीबॉडी, आपके साथ थैंक यू शामिल सो हो मच जाए। मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से सारे लोगों को एक मैसेज अच्छा गया, और बार बार हम अलग अलग लेवल पे ये बातें करते रहेंगे, कोई चिंता नहीं, हम आपके लिए है। तो आज के टाइम के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, और सप्लीमेंट खाइए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू गुड नाइट सर, सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक सर। यू।